ईरान अगर टूटता है, हुकूमत गिरती है, तो इजराइल वहां पे आके बैठता है, और वो जब वहां पे बैठता है तो सबसे पहले वो पाकिस्तान को तोड़ेगा इंडिया के साथ मिलके। 3 दिन फील्ड मार्शल ईरान में रहे, डीप स्टेट ईरान से मिले, लेकिन बात तय नहीं हो सकी। ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट फील्ड मार्शल, वो सब क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि उसको ये लगता है कि शायद सैयद आसिम मुनीर के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ, वो उनको को मना लेगा, कोई रास्ता निकलवा देगा, और क्या। कि उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप आबनाए हुर्मुज खोल दें। फॉरेन मिनिस्टर ने जब आबनाए हुर्मुज खोलने का कहा, तो इस वक्त वो अंडर अटैक हैं ईरान में फ्रॉम दिस IRGC। अगर जंग ना होती तो हम इराक़ी को सैक कर देते। ट्रम्प भी चाहता है कि जंग खत्म हो, लेकिन उसको कुछ चाहिए। ईरान मान गया है, दबाव डाला है, मैंने तबाह कर दिया है, ईरान ठंडा होके मेरे सामने झुक गया है। जो तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, बड़ी मुश्किलों से स्टॉक मार्केट बहाल की है ये जो पिछली जंग बंदी सीज फायर की बदौलत, और दोबारा से वो क्रैश करती है तो खरबों डॉलर अमेरिका के और दुनिया भर के वो डूबते हैं सरमाया, और कसाद बाजारी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे जाके रिपब्लिकन्स को नवंबर में शिकस्त फाश में तब्दील कर देगी। ईरानी हुकूमत का मौकफ एक और भी है, उनके हाथ में एक बेहतरीन हथियार आ गया है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। इंडियन जहाजों पे फायरिंग की है ईरानियन नेवी ने। इंडियंस ने ईरानियन एम्बेसडर को बुला के डिमार्च भी किया है दिल्ली में। इंडिया में मुमकिन है कंट्रोल्ड मीडिया है, लेकिन अमेरिका में मीडिया कंट्रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आज पकड़ ही लिया है अपने उस्ताद रज़ा रूमी साहब को। काफी दिनों से काबू नहीं आ रहे थे, कभी ट्रैवल कर रहे थे, कभी कह रहे थे मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अब उम्मीद है इनकी तबीयत भी ठीक हो गई होगी और ट्रैवलिंग जी भी खत्म बिल्कुल। हो गई होगी। जी जी, अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम। शुक्र है, बिल्कुल। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मेरी सच में वो ट्रैवल तो था ही, आपको पता ही है, मगर तबीयत मेरी बहुत ख़राब रही, और ऊपर नीचे रही, तो बस इसलिए गैर हाजिर रही है। बहरहाल वी आर बैक टुगेदर जी। रूमी साहब, आप तो अब अमेरिका में हैं, तो जी अमेरिका में क्या खबरें हैं कि मुज़ाकरात टूट गए हैं या अभी चल रहे हैं ईरान के साथ? अमेरिका में क्या खबरें आ रही हैं इस हवाले से? क्योंकि जो कहा जा रहा था कि इतवार पीर मंगल को मुज़ाकरात होंगे, पर सेकंड राउंड वो तो अब नहीं हो रहा। जी, वो अभी नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि कुछ मामलात के ऊपर जो है वो मामलात तय नहीं हो पाए। हम्म। मुज़ाकरात तो जारी हैं मुजम्मिल साहब, और उसमें आपको पता ही है कि कौन जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। बल्कि अगर पाकिस्तान ना अभी सिचुएशन में हो, तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ही नहीं फिर हो सकते। फिर तो बिल्कुल ही एक तबाही पे दुनिया खड़ी है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त रोल है, उसने जो भी ये सीज फायर को चला रहा है, और कोई अगर अमन की उम्मीद बाकी है, तो वो भी पाकिस्तान की बदौलत ही है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही मेहनत इसके ऊपर कर रहा है। पूरी की पूरी रियासत, होल ऑफ स्टेट, वो सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं, वजीर आजम को देख लीजिए, वजीर खारजा को देख लीजिए, दफ्तर खारजा को देख लीजिए, एम्बेसियों को देख लीजिए। तो इस वक्त पूरी ख्वाहिश है पाकिस्तान की कि हाँ, किसी तरह लेकिन से। लेकिन 3 दिन फील्ड मार्शल ईरान में रहे, उनकी पूरी ईरानियन लीडरशिप से मुलाकात हुई, पासदारान इनकलाब के कमांडर से भी मुलाकात हुई, खात्मुल अंबिया के हेडक्वार्टर भी गए, जिसे हम GHQ कह सकते हैं। तो डीप स्टेट ईरान से मिले, लेकिन बात तय नहीं हो सकी है। देखिए, आपने उसका एक रिजल्ट तो देखा कि उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप आबनाए हुर्मुस खोल दें। अब वो बहुत ही ड्रामाई, वो वहीं पे मौजूद थे इस वक्त ईरान में जब ये ऐलान हुआ। तो उसका मतलब है कि पेशरफ्त हुई कुछ आगे। मगर अब मसला ये है कि ईरान के अंदर भी मुजम्मिल साहब पावर के सेंटर्स काफी सारे हैं। एक तो पासदारान इनकलाब आपने जिक्र ही किया, जिनके हाथ में सारी ताकत, जो मंबा जो है वो ताकत का है। मगर उसके साथ साथ वहां पर एक प्रेसिडेंट भी है, एक वहां भी दफ्तर खारिजा है, एक वहां पे भी आर्टिश आर्मी जो है रवायती उनकी, वो भी मौजूद है, और एक रवायती हुकूमत भी मौजूद है, सिविलियन। तो इतने ज्यादा फैक्शंस के दरमियान भी हम आहंगी नहीं है।
वजीर खारजा जो वहाँ के यहाँ पाकिस्तान भी आए थे, वो बिल्कुल उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत उनका मर्तबा है ईरान में, ईरान से बाहर भी। मगर फाइनल अथॉरिटी वो नहीं है। और फाइनल अथॉरिटी की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हैं, और दो तीन मामलात हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मसला अगर हल भी हो जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो भी कर दिया जाए, ईरान को गारंटी कौन देगा कि दोबारा आपके साथ पंगा नहीं करेगा इसराइल या अमेरिका? देखिए ना, ये गारंटी जो है, ये ईरान ये कहता है कि आप हमसे कंसेशंस मांग रहे हैं कि यूरेनियम की इनरिचमेंट रोक दो, यूरेनियम जो इनरिच हुआ है वो भेज दो, कहीं बाहर भेज दो, प्रॉक्सीज को बंद कर दो, आबना हुर्मुज खोल दो, और ये कि जो सारी कंसेशंस मांग रहे हैं अमेरिका वो दे दो। लेकिन हमें आप क्या दे रहे हैं बदले में? या तो आप हमारे जो नुकसान हुआ है माशी अरबों डॉलर का, वो असासे गैर मुंजमद करें, नंबर एक। नंबर दो, गारंटी दें कि आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। ये दो हमले हो चुके हैं एक साल से कम अरसे में। तो ये गारंटी का जो मामला है ना, यहां पर डंडी मारी जा रही है। अब ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर अब देखिए कि क्या फील्ड मार्शल जो है उनके ट्रंप से जाती और डायरेक्ट अब ताल्लुक भी है। आपने देखा ही है, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है, चर्चा हो रहा है। तो क्या ट्रंप उनके कहने पर इस तरह की कोई गारंटी देता है? नंबर एक। और नंबर दो, क्या इसराइल जो है उसको ट्रंप किस हद तक कंट्रोल में रखता है ये गारंटी देते वक्त? ये अब पेचीदा सवालात है, मगर मसला ये कि इनका इनका हल जरूरी है, नहीं, और पर मुझे इनका ये हल समझ होगा। आई, मैं ईरानियन मीडिया देख रहा था, देखें, फॉरेन मिनिस्टर ने जब आबनाए हुर्मुज खोलने का कहा, तो इस वक्त वो अंडर अटैक हैं ईरान में, फ्रॉम दिस आईआरजीसी, फ्रॉम दी हॉक्स। और मैंने तो ऐसे बयानात भी वहां देखे हैं उनके लीडर्स के कि अगर जंग ना होती तो हम बाकर ये इराकची को सैक कर देते, कि उसने ऐसा ट्वीट कर कैसे दिया। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी बयान आया, उन्होंने कहा जी अभी तो तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो गुडविल जेस्चर ईरान ने दिया, अमेरिका ने उसे रेसिप्रोकेट नहीं किया, और अमेरिका चाहता है कि ईरान का इकोनॉमिक मेल्टडाउन जारी रहे और जंग बंद हो जाए। देखिए, आपकी जो इसमें क्या कहते हैं असेसमेंट है, वो दुरुस्त है। कोई इसमें शक नहीं है कि 100% वहां पर उनको अमेरिका की तरफ से जवाबी वो वाला रिस्पांस नहीं मिल रहा जिसकी इनको तवक्को थी। और दूसरी ये बात है कि ये भी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आरक्षी और दीगर पावर सेंटर्स जो हैं, वो कोई आरक्षी से ऊपर कोई और बॉस है, सिर्फ वो नहीं है। अगर वो ट्वीट कर भी देंगे तो उसकी वैलिडेशन या उसकी जो अप्रूवल है वो कहीं और से होती है। लेकिन मुसम्मिल साहब, आपको ये भी देखना है ना कि ईरान की यहाँ भी तो एक मजबूरी है ना। अगर ईरान जो है वो कंसेशंस देता रहेगा, तो ईरान के अंदर भी जो कौम है, वो ईरानी कौम है, जो कि उन्होंने इतनी सफ़र किया है, इतनी मार खाई है, वो कहेंगे कि भाई आपने सिर नगू हो गए। हमें तो आपने 40-50 साल से लारा लगाया हुआ है कि डट जाओ और अमेरिका को ख़त्म करना है, इसराइल को तबाह कर देना है। तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ प्रेशर आया है, तो ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ही ਜਿਹੜਾ ना गोडे टेक देते हैं। तो उधर भी तो सियासी मसला है ना, ट्रंप के लिए भी सियासी मसला है, इधर भी सियासी मसला है। ये ट्वीट जो है, ये पब्लिक के लिए, आपने उसको पढ़ा, आपने उसकी तशरीह कर दी दुनिया में। आप जैसे और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो यही तशरीह कर रहे होंगे कि ईरान ने, देखो जी, ईरान ने डट के मुकाबला है, वो नाराज है, उसको जो चाहिए। तो इंप्रेशन यही होता है अपने लोगों के सामने। ट्रंप की भी यही मजबूरी है, ट्रंप भी चाहता है कि जंग खत्म हो, लेकिन उसको कुछ चाहिए, उसने दिखाना है अपने। या तो वो कहे कि जी मैंने न्यूक्लियर इशू जो है उसको वंस फॉर ऑल, ईरान मान गया है, दबाव डाला है, मैंने तबाह कर दिया है, ईरान ठंडा होके मेरे सामने झुक गया है, तो फिर बात है। अच्छा, और उधर ईरान को भी कुछ चाहिए कि देखो जी, अपने गारंटी ले ली, हमें 20 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर हमारे वो मिल गए। तो ये दोनों साइड के ऊपर मुजम्मिल साहब एक मजबूरी है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी यही थी, जो मुझे देखने में लगा कि दोनों साइड्स कोई ना कोई उनको दे दिया जाए,
एक फेस सेविंग का मौका। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसमें टाइम लगेगा, ये बहुत मामलात बड़े दरीना और पेचीदा है। मगर ये कि जंग बंदी जो है, जो कि अभी बुध को खत्म हो जाएगी, सीज फायर, उसमें तौसी करना अभी फिलहाल जरूरी हो गया है, क्योंकि ये दोबारा नहीं हो सकता कि फिर से नहीं, जंग पर शुरू हो ट्रम्प जाए। ने कहा है कि बुध के बाद तोसी नहीं होगी। ट्रंप ने कितनी बार कितनी बातें कही हैं। ट्रंप ने तो पहले ये भी कहा था कि मैं वहां पे सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। मुजम्मिल साहब, उसने कहा था मैं तुम्हारे सारे एनर्जी के सोर्सेज की तबाही फेर दूंगा, मैं तुम्हारे पावर प्लांट खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। ईस्टर पे उसने क्या कहा बाद में, वो तो सारी रात लगा रहता है आजकल, ट्विटर करता रहता है हम्म। जिस तरह हमारे टीनेजर्स लगे रहते हैं पूरी रात कंप्यूटर के ऊपर। तो वो यही काम कर रहा होता है आपके सामने। तो इसलिए मेरे ख्याल से ट्रंप की बातों को ना, ट्रंप भी किसको दिखा रहा है? अपनी जो सपोर्ट बेस है, जो उसको उसकी सपोर्टर कह रही देखो जी ट्रंप कितना मजबूत है। इसराइल को भी किसी हद तक दिखा रहा है, इसराइली लॉबी जो है अमेरिका के अंदर, उनको भी तो शांत रखना है ना। तो ये यहाँ पे ये जिसे कहना चाहिए वो एक कमिटमेंट ट्रैप, अंग्रेजी में कहते हैं एक फ्रेज, कि एक बार आप कुछ कह के तो फिर फंस जाते हैं। आपने कमिटमेंट दे दी कि जी मैं ईरान को सीधा कर दूंगा, अब आप फंस गए हैं, वो सीधा हो नहीं रहा, ताड़े काबू चौहा नहीं रहा ना। और उसने उल्टा आपके लिए कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी बढ़ा दी है कि अब आप मिन्नते तरलों पे आए हुए हैं। आप फील्ड मार्शल से कह रहे हैं जाओ ना शाह साहब, जाके उत्ते मीडिएशन करो, उत्ते जाके सब जाओ ना, नो कोई कोई आपनाए होर्मुज खुलवाओ। वो जाते हैं वहां पे, इस्लामाबाद को भी बंद किया हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे दोबारा कोई टॉक स्टार्ट होने का अगर कोई इम्कान बनता है तो उसकी तैयारी पूरी हो जाए। तो ये सारा काम आखिर ट्रंप की जो है आशीर्वाद और रिक्वेस्ट के बगैर तो पाकिस्तान ये नहीं कर रहा ना। पाकिस्तान जब तो खुद तो कौन। अब ये खबरें हैं कि जो दौरा तेहरान रहा फील्ड मार्शल का, और जो दोबारा आबनाए हरमस बंद हुई, उसके बाद सिचुएशन रूम का इजलास हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के। अब जी अमेरिका में सिचुएशन रूम को एक किस्म का वॉर रूम भी कहा जाता है। वहाँ इट्स अ वॉर रूम जहाँ बैठ के जंगी हिकमत अमली तय होती है। वहां अमन तो तय नहीं होता है। तो सिचुएशन रूम के अंदर आपके ख्याल में क्या डिस्कशन हुई होगी? जेडी वैंस ने क्या कहा होगा, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और उनके सीआईए चीफ क्या कह रहे होंगे? इसका क्या राय है अमेरिका में? अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है? जी, देखिए अमेरिकन मीडिया यही कह रहा है कि इस वक्त जो जंग दोबारा स्टार्ट करना एक ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग हैं ट्रंप इंतजामिया में और इसराइल है जो ये चाहते हैं कि जंग जारी रहे, फॉरएवर वॉर में बदल जाए। हम्म। हम्म, मगर उसकी जो माशी कॉस्ट है वो अनबेरेबल हो जाएगी सियासी तौर पे। हम्म। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जंग को जारी नहीं रखा जाता मुजम्मिल साहब, तो फिर जो ट्रंप की कमजोर होता है सियासी तौर पे, वो एक अमेरिका, एक जो कि सुपर पावर है दुनिया की, वो कमजोर दिखाई देती है ईरान के आगे, जिसको 40-50 साल से सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है। अगर वो जंग को रुकवा देता और अगर वो जंग जारी रखते हैं, तो फिर उसकी जो माशी असरात हैं वो भी लेट डूबते हैं। तो हम्म। आइदर वेज जिसे कहते हैं, यही डिबेट इस वक्त हो रही है। और अब इसी पे फैसला होगा कि कौन सी ऑप्शन जो है वो कम तकलीफ पहुंचाएगी। और मेरा ये असेसमेंट है, और हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि जंग बंदी और एक समझौता जो है वो बेहतर ऑप्शन है। अगर थोड़ी बहुत वक्ती तौर के ऊपर ट्रंप एक सेटबैक भी ले ले, उसको लोग ताने भी दे दें कि यार तुम तो बड़ी डींगे मारते थे लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले, तो ये हो अगर इतना सा भी, तो मुजम्मिल साहब वो ठीक है। क्योंकि अगर इसके माशी असरात मजीद बढ़ते हैं आने वाले हफ्तों में, महीनों में, तो फिर तो अमेरिका की तबाही है। क्योंकि आपको पता है कि जो तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, बड़ी मुश्किलों से स्टॉक मार्केट बहाल की है ये जो पिछली जंग बंदी सीज फायर की बदौलत, और दोबारा से वो क्रैश करती है तो खरबों डॉलर अमेरिका के और दुनिया भर के वो डूबते हैं सरमाया, और कसाद बाजारी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे जाके रिपब्लिकन्स को नवंबर में शिकस्त फाश में तब्दील कर देगी। अब क्या इस ये कीमत अदा करने को तैयार है ट्रंप और उसकी हवारी और उसकी इंतजामिया? मेरे ख्याल से तो नहीं है।
देखिए, ये सियासतदान सियासतदान होते हैं हर जगह, उन्होंने ये इलेक्शन में जाना होता है। कोई और लीडर संगी तो है नहीं कि इस वक्त वो चल जाएगी, इसलिए कोई और रास्ता निकालना है। और रास्ता निकालना आप जो कह है, रहे हैं कि ट्रम्प के लिए वो कहते हैं कि हर दो जो है वो, अब मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, नहीं वो मुश्किल ही मुश्किल है वो, आपने सिद्ध भी आप हार जो है कहना वो। चाहते हैं ना, हाँ, आपने वो आप जो कहना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ नाजरीन को। एक ऊंट था ना, हाँ, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें उतराई पसंद है कि चढ़ाई। आपको पता हाँ, है ना, ऊंट बड़ा स्लो हाँ, चलता है अपनी। हाँ, उसने कहा लाना थार दो। हर दो, तो हाँ, ठीक है ना, उसने कहा दोनों ही पासे ही में मैं मरना वहां, मैं चढ़ना तो मेरा सांप फूलता है, थल्ले में जानना वहां तो मैं डिग डिग जाऊंगा। तो हाँ, इस वक्त यही आलम है, लेकिन अभी भी जंग बंदी और एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कम से कम नवंबर से पहले पहले, नवंबर तक जरूरी है। नवंबर के बाद अल्लाह वो, अब आगे क्या होता है हम नहीं जानते। लेकिन अभी उसकी एक सियासी मजबूरी बन चुकी है। मुजम्मिल साहब, अगर ये मजबूरी ना होती तो आपके ख्याल से जेडी वैंस ऑल द वे इस्लामाबाद आता? आप माशाल्लाह सारे आपने अखबार देखे हैं, आप खुद एक कोना मश्क रिपोर्टर रहे हैं, आपने बड़ी कवरेज की है सियासी लोगों की। एक अमेरिका का नायब सदर जो है वो ऑल द वे आता है, ट्रम्प फोन उठा उठा के माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट फील्ड मार्शल। वो सब क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि उसको ये लगता है कि शायद सैयद आसिम मुनीर के जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, वो उनको को मना लेगा, कोई रास्ता निकलवा देगा और क्या। पर क्योंकि वो नहीं इस वक्त मना पा रहा ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हकीकत तो यही है कि वो नहीं मना पा रहा। देखिए, अभी तक तो नहीं मना पा रहे, लेकिन ईरान का ये ना भूलें कि ईरान के पास भी कोई मिसाइलों का अनलिमिटेड जखीरा तो नहीं है। ईरानी अवाम के साथ जो कुछ हुआ है, मुस्तकिल बमबारी और माशी जो उनकी सूरत हाल है, इस जंग से पहले तो पूरा मुल्क बाहर सड़कों में निकला हुआ था। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बड़ी थी, करप्शन जो वहां पर है, और जब वहां पे इन्फ्लेशन है, और जब वहां पे ईरानी जो करेंसी है उसकी कीमत मतलब एक रद्दी के कागज बराबर नहीं रही। तो सवाल ये कि ईरान ने भी बड़ी कॉस्ट बढ़ गई है, ये ना भूलें। ये पाकिस्तान में बड़ा जज्बातियत होती है, ओ जी ईरान डट के खलो गया है, बड़ी बागैरत कौम है, पाकिस्तानियों को भी ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तानी भी ऐसा जो है। बात ये है कि ईरान एक जमहूरियत नामी चीज तो खैर है ही नहीं वहां पे किसी किस्म की, लेकिन वहां पे जितनी मुश्किलात वहां के लोगों के लिए पहले थी, और अब उनमें कई गुना इजाफा हो चुका है। कब तक वो चलेंगी? इसराइल की यही तो कैलकुलेशन थी कि इतना तंग करो, इतना तंग करो रियासत को, अवाम को, हाँ, तो कि मेरा ख्याल है कि अब डिजाइन तो ये है कि जंग बंदी भी हासिल की जाए और इकोनॉमिक रिलीफ भी ना दिया जाए, ताकि जी रजीम गिर जाए। और रजीम को ये पता है कि अगर इकोनॉमिक रिलीफ के बगैर जंग बंदी होगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे, लिहाजा जंग जारी रखी जाए अगर इकोनॉमिक रिलीफ नहीं है तो। जी बिल्कुल। देखिए, रजीम का ये ईरानी हुकूमत का मौकफ एक और भी है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। उनका मौकफ ये कि भाई उनके हाथ में एक बेहतरीन एक हथियार आ गया है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है आबनाए हुर्मुज को रोक को ब्लॉक कर देना। वो कहते हैं, जाओ जो ताड़ी मर्जी है करो, मैं नहीं हम्म, मैं नहीं खोलांगा। ठीक है, अब उससे क्या है कि 20 से 25% तेल, गैस, अच्छा गैस से बनता है, खाद बनती है मुजम्मिल साहब, ये इसका जिक्र आपको पता ही है। उसके वहां से गुजरते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, जिनसे असला बनता है, जिनसे और चीजों में प्रोडक्शन होती है। पूरी दुनिया की प्रोडक्शन जो है वो अगर 20-25% कम हो जाए, ये आप मुजम्मिल साहब माशाल्लाह साहिब हैसियत आदमी है, अगर आपकी एक महीने की 20-25% आमदन एकदम कम हो जाए किसी वजह से, और उसका इम्कान ना हो बहाल होने के, तो आपके तो घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। आपके घर वालों ने कहता क्यों जी मुजम्मिल साहब, तुसी ने 10.5 एक कर देता, तो आपकी उसमें क्या, आपका ये होगा कि चलो बढ़ती नहीं है मेरी आमदनी इस महीने में, तो कम से कम उस लेवल पे तो बरकरार रहे। तो पूरी दुनिया के ऊपर ईरान के पास ये हथियार आ गया। तो ईरान का ये ख्याल है कि इस हथियार को दोबारा इस्तेमाल करके जरा और टाइट किया जाए, फिर देखा जाए कि ये मानते हैं कि नहीं मानते, गारंटी देते हैं कि नहीं देते। इस तरह की एक गेम ऑफ चेस, शतरंज की एक खेल जारी कितने है। दिन जारी रहेगी ये गेम?
देखिए ये ज्यादा देर अभी तो, ये जो सीज फायर है बुध को खत्म होता है, जुमेरात को से पहले पहले कुछ कम से कम इस सीज फायर में तौसीह तो होनी पड़ेगी। अगर तौसीह नहीं होती फिर दूसरा ऑप्शन खुदा ना खास्ता यही है कि फिर ट्रंप जो है बमबारी दोबारा स्टार्ट करेगा। अच्छा, बमबारी अगर वो स्टार्ट करता है, अगर वो ईरान के जो तेल का गैस का जखीरा है उसको उसको क्रैक करता है, तब भी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं। क्योंकि ऑयल प्राइसेस कहीं जो मार्केट्स हैं वो कहेंगी ओहो ये तो बहुत बड़ा दुनिया का एक इतना बड़ा जखीरा है, उसको खत्म कर रहा है अमेरिका, तो इसका मतलब है परमानेंट शॉर्टेज हो जाएगी तवील मयाद बुनियादों पर। तो वो फिर ऊपर जाएगी तेल की कीमत। वो ऊपर जाएगी तो उसका नुकसान होगा चीन को, अमेरिका को, यूरोप को, पाकिस्तान को, जापान को, साउथ कोरिया को, पूरी दुनिया उसकी। और हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान जो पहले चूं चूं करके रो पिट रहा है। और अगर वहां से कुकिंग गैस 97% गल्फ से आती है उनकी। अब आप ये बताएं ना, तो ये कुकिंग गैस का जो क्राइसिस है तो हर मुल्क उसमें उसकी लपेट में आता है मुजम्मिल साहब। और तो इस ये वजह से सारे मुल्क ईरान के साथ खड़े होंगे या अमेरिका के साथ खड़े होंगे आबनाए हुर्मुज बंद होने पे? देखिए ये अमेरिका ईरान के वाला मामला नहीं है, ये जंग बंदी के साथ खड़े होंगे, ये अमन के साथ खड़े होंगे चारों नाचार। वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान करा सकता है तो पाकिस्तान कराए, कोई और करा नहीं तो सकता है तो फिर वो कराए। अमेरिका को कहेंगे कि अब तो ईरान की एक ही शर्त है ना कि आप हमारा ब्लॉकेड खत्म करेंगे तो हम आबनाए हुर्मुज खोल देंगे। तो फिर जी अमेरिका ब्लॉकेड खत्म करेगा? जी, अमेरिका को करना पड़ेगा, और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी भी मैं आपको बताऊं, अमलन जो है वो ब्लॉकेट जो है वो उसका शोर ज्यादा है, अमलन वो कम है। क्योंकि ये देखिए ना, ये अब फैक्ट्स के ऊपर बात कम होती है, डींगे मारना जो होती हैं, ये सारी अवाम को, लोगों को, मीडिया को चलाने की एक चाल होती है कि जी हम, मैंने उसने ब्लॉकेट किया, मैंने उसको ब्लॉकेट कर दिया है, ठीक है ना। तो अब बात ये कि वो का कितना ब्लॉकेड हुआ है कितना नहीं हुआ। आ ये जो लोग ग्राउंड ग्राउंड उसको ऑब्जर्व करें वो कह रहे हैं कि ये इतना कोई 100% इफेक्टिव भी नहीं है। एक बराए नाम तो है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ईरान को उससे दिक्कत और तकलीफ होगी अगर वो ब्लॉकेड खत्म नहीं होता। जी और ये जो इंडियन जहाजों पे फायरिंग की है ईरानियन नेवी ने, तो जी एक तो ट्रम्प साहब कहते थे नेवी खत्म कर दी है, तो दूसरा उन्होंने साबित किया कि नेवी तो मौजूद है और उन्होंने फायरिंग की है जहाजों पर। और वो जो मैंने वो ऑडियो सुनी है वो इंडियन जहाज की, वो कह रहे हैं मैंने तो क्लियरेंस ली थी, मैं क्लियरेंस लेके आ रहा हूँ, मुझ पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं, मैं वापस मुड़ जाता हूँ, मुझे वापस जाने का मौका दें। तो सवाल ये है कि ईरानियंस ने मैसेज देने के लिए उस पर फायरिंग की, क्योंकि फिर इंडियंस ने ईरानियन एम्बेसडर को बुला के डिमार्च भी किया है दिल्ली में। देखिए जी, बिल्कुल वो उसके ऊपर एतराज हुआ है, मुझे उसके फैक्ट्स का नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन जहां तक ट्रम्प की बात है, तो अगर आपको याद होगा पिछले साल जून में जब ये एक और जंग वाला मामला हुआ था, आपको याद है मुजम्मिल साहब, तो उस वक्त भी यही यही ड्रामा इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। फिर एंड में ये हुआ कि ट्रम्प ने B2 बॉम्ब्स जो हैं वो फेंके ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। एक दो बड़े बड़े बम मारे अंडरग्राउंड जो जेर जमीन फैसिलिटीज हैं। उसके बाद ट्रंप ने एक ऐलान किया कि मैंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है, नाजरीन। और और इतनी बड़ी कामयाबी अमेरिका ने हासिल कर ली है। अच्छा, ये तो दावा उस वक्त हो गया था, जून 2025 की बात है। अगर वो नहीं खत्म हुआ तो उन जेडी वैंस ने इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो वो क्या बात थी? ओ जी, हमारी ईरान से न्यूक्लियर के मामले के ऊपर बात हो रही है, लेकिन वो ईरान नहीं मान रहा। तो इसका मतलब है कि वो दावा भी एक दावा ही था। और वो सिर्फ अपने लोगों को, अवाम को बताने के लिए अब ऐसा ही कोई दावा करना पड़ेगा। देखिए यही एक आपको पता है, अब तो जंग जो है वो इंफॉर्मेशन की भी जंग बन चुकी है। आप कैसे अपनी अपनी जो ऑडियंस है, अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर हारा है, लेकिन इंडिया ने जो चूरन बेचा अपने अवाम को, वो बेचा कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब, नूर खान बेस को हमने उड़ा दिया, हमने पाकिस्तान के F-16 उड़ा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, दहशत गर्दों के कैंप खत्म कर दिए। पहले वो जो पहले किया था एक और ऑपरेशन बालाकोट वाला। लेकिन सवाल ये कि हम सब जानते हैं उसके हकायक सबके सामने है कि वो गलत झूठे दावे हैं, मतलब दे प्लेन लाइज, लेकिन लोगों को बेच दिया गया है। अब ये इंडिया में मुमकिन है कंट्रोल्ड मीडिया है, लेकिन अमेरिका में मीडिया कंट्रोल नहीं है।
और वैसे भी लिबरल मीडिया ट्रम्प के खिलाफ है, इसलिए तो वहां पे रोजाना ईरान की जंग के खिलाफ जितनी खबरें मैंने अभी देखी है कभी मैंने नहीं देखी, क्योंकि लोग ट्रम्प के खिलाफ है। जैसे तैसे भी ट्रम्प की बात चाहता है, उसमें आज़ादियां तो खत्म नहीं हो सकी अभी भी। लोग बात कर रहे हैं, मीडिया लिख रहा है, मीडिया बोल रहा है। कुछ हिस्से, सारे नहीं, कुछ हिस्से उसके बिल्कुल उसकी लाइन भी टो कर रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये दावों को जो है वो हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त क्या लिमिट सामने हैं और उनमें क्या आप फील्ड ऑप्शन। मार्शल को अमेरिका आते देख रहे हैं कि अब वो अमेरिकन ईरानियन से जो बात की है, या उसकी जरूरत नहीं है, वो जूम शूम पे या कन्वर्ट हो जाएंगी, मिनट्स एक्सचेंज हो देखिए जाएंगे? कोई देखिए बात यह कि ईरानीज के साथ तो बात मुश्किल है फोन पे करनी, जूम पे करनी, क्योंकि इसराइली जो थ्रेट है, जो हैकिंग है वगैरह वगैरह, उसका पास है ईरानियों को। वो आपको आपको पता है कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन मोसाद ने कर रखी थी। मेरे ख्याल से भी तो वहां उन्होंने बंदों पे बंदे खड़काए होंगे पिछले साल से अभी तक। कितने लोगों को तो खैर उन्होंने पकड़ा भी है, फांसियां भी दी हैं, लेकिन अभी भी दोबारा उन्होंने काम स्टार्ट किया होगा। ये जो रिसेंटली जितनी मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन दोबारा हमने देखी, तो उधर तो ज्यादा मसला है। अमेरिका भी आ सकते हैं फील्ड मार्शल, ऐसी बात नहीं है। अगर उसकी ट्रम्प उनको बुलाएगा कंसल्टेशन के लिए तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल मुलाकात होगी। लेकिन अभी भी इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है उससे ये जाहिर होता है कि अभी भी उन मुज़ाकरात का रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ। जितनी तैयारियां इस वक्त हैं इस्लामाबाद में और आर्मी की वो कहते हैं प्रेजेंस है। तैयारियां धरी की धरी रह गई। देखिए धरी की धरी रहेगी ना, मंडे के लिए धरी की धरी है। संडे या मंडे को होना था, तो संडे मंडे नहीं होगा तो अगला संडे हो जाएगा, 2 हफ्ते बाद हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। बात यह कि क्यों इस्लामाबाद में इतनी गैर मामूली जो है। नहीं, उम्मीद थी ना कि ईरानियन हम जाएंगे और नहीं मैं तो ईरानियंस को मना नहीं। लेंगे। एक उम्मीद ये थी कि जाएंगे और ईरानियंस को मना लेंगे, जी जाकर सर बात करेंगे पासदारान इनकलाब से, जाकर बात करेंगे जनरल वहीदी से और उसको मना लेंगे, पर मेरा ख्याल है नहीं हो सका है। चंद देखिए घंटे का दौरा था, 3 दिन लग गए, लेकिन नहीं हो सका। देखिए मुजम्मिल साहब, बिल्कुल मामलात बहुत हैं। देखिए कितने ज़्यादा तो मामलात हैं। हम्म, अगर आप लिस्ट भी गिनना शुरू करें तो क्या वो कोई 2 घंटे की बातचीत है? वो मतलब इम्पॉसिबल है। देखिए, और फिर उनमें टेक्निकल मामलात हैं। यकीन फील्ड मार्शल के साथ भी कोई टीम गई होगी जो टेक्निकल मामलात को भी, फिर फील्ड मार्शल वहाँ से अमेरिका से रब्ता कर रहे होंगे, वहाँ से बात हो रही होगी, फिर वो ईरान से बात कर रहे होंगे, फिर वो दोबारा वो पूरी शटल डिप्लोमेसी चल रही होगी और मेरे ख्याल से वो भी चलेगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि मामलात क्या है। एक आपके नाजरीन के लिए क्विक राउंड अप कर लेते हैं। क्या है नंबर 1? आबनाए हुर्मुस, जो इस वक्त मेन फड्डा पड़ा हुआ है मेरा अमेरिका ख्याल है का। अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ अपना ही हुर्मुस तक है, वो खुल जाए तो वो हकीकत हैप्पी है। हाँ, वो हकीकत हैप्पी है, बाकी कुछ हो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी, हकीकत यही है। मगर मगर एक इसराइल भी है ना मौजूद, पब्लिक ओपिनियन भी है, अमेरिका में भी डीप स्टेट है, अमेरिका में भी पूरे इस तरह के तबके जो कहते हैं क्यों भाई ट्रंप तो गया सा तो फिर की खटिया तो होते। हम्म। तो पहली पहली है आपना हुर्मुस। फिर दूसरा है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर के दो हिस्से हैं कि मुस्तकबिल में यूरेनियम को की अफजाइश करनी है या नहीं करनी, कैसे करनी है, कब तक करनी है, कब नहीं करनी, 5 साल नहीं करनी, 10 साल नहीं करनी, 6 महीने नहीं करनी। फिर जो अफजाइश कर ली हुई है वो कहाँ पड़ा यूरेनियम, उसका क्या करना है, उसकी कौन इंस्पेक्शन करेगा, या उसको किसी और मुल्क भेज दिया जाए, ये भी वही बात। ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू जो है वो मुजम्मिल साहब है कि जो ईरान के एसेट्स और फ्रीज जो किए हैं अमेरिका ने। आपको पता है ईरान का दावा है कि 250 अरब डॉलर है वो, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा वो कहते हैं, क्लेम करते हैं। अमेरिका कहता है नहीं जी, 20 अरब डॉलर तक हम बातचीत करेंगे, उससे ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, उनका क्या करना है? तीसरी चीज। चौथी, जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि आपने तेल यहां नहीं बेचना, बिजनेस नहीं करना। पाकिस्तान नहीं उनके साथ ट्रेड कर सकता ऑफिशियली। पाकिस्तान गैस की पाइपलाइन नहीं कर सकता, पड़ोसी है साथ में, वो हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव रखा हुआ है, तो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर। अच्छा, ये चार हो गए। पांचवा नुक्ता, प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला, हमास, हूथी जो है, हुसी जिन्हें कहा जाता है, या हुतीज कहा जाता है, यमन के।
और फिर जो इराक के अंदर मिलिशियाज है, इराक भी तो ईरान की आवाज बन गया था ना इराक की जंग के बाद। तो ये चार बड़े ग्रुप्स हैं जो कि अब देखें ना, वहां पे इसराइल की पे जो लबनान की ओर से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आते हैं, वहां पे उन्होंने दुनिया भर के जो यहूदी पॉपुलेशन को ला के तो सेटल किया हुआ, सेटलर्स जिन्हें बोलते हैं, वहां बसाया कि तुम्हारे लिए ये एक यहूदियों की रियासत है, या बैठ जाओ। उनके ऊपर रोज रॉकेट गिरता है कहा के, रोज वहां पे डैमेज होता है। वो कहते तो तुसी सानू ले आए होते एक सेफ रियासत में, और यहाँ पे आपने हमारा जो है बेड़ा गर्क करवा दिया है। या तो हिजबुल्लाह को खत्म करें, या हमें निकालें यहाँ से, कहीं सेफ जगह पे लेके जाएं। तो नेतन्याहू भी परेशान। अच्छा, इन प्रॉक्सी से क्या करना है? ईरान के साथ डील हो गई, फर्ज कीजिए अपना हुर्मुज खुल गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप हो गया, पैसे भी बच गए सेक्शन, तो फिर इनका क्या होगा? अब ईरान ये कहता है कि नहीं, इनका ये नहीं होगा कि मैं इन, अगर आपने डील करनी है तो आप इनको जो है आप इनके ऊपर भी हमले नहीं करेंगे। फिर लबनान के ऊपर जो हमला, पहले आपको पता है जब पाकिस्तान आया जेडी वैंस, तो उस वक्त लबनान का मामला सर फहरिस्त था। तो ये पांच छह तो ये इश्यूज मैंने आपको गिनवा दिए, ये कोई तकरीबन। पर डार साहब कह रहे हैं कि इन सब इश्यूज पर काफी हद तक जो है वो बातचीत मुकम्मल हो गई, न्यूक्लियर पे, एसेट्स पे, तो वो कहते हैं सेटलमेंट हो गई, ओमानी भी कहते हैं सेटलमेंट हो गई। और अब सूरत हाल ये है कि लेबनान की सेटलमेंट भी हमें नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को कहा है एनफ इज एनफ। तो सेटलमेंट्स तो नजर आ रही हैं, नहीं आ रही तो आप बनाए हुरमस पे नजर नहीं आ रही, और मुझे लगता है कुछ सैंक्शंस पे नजर नहीं आ रही, प्रॉक्सीज पे नजर नहीं आ रही। देखें, बात यह है कि प्रॉक्सीज पे तो बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि इसराइल का प्रॉब्लम है ना प्रॉक्सीज। ठीक है ना, अमेरिका को तो क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका तो कहता है ठीक है, वो तो इसराइल के कहने पे करता है। एक तो वो वाला मसला है सबसे पहले, और फिर न्यूक्लियर के ऊपर भी जो है इशू, ईरान इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा भी। आप उसको क्या देंगे कि वो एनरिचमेंट बंद कर दे? आप उसे कह रहे हैं कि खत्म कर दो अपना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना यूरेनियम को, ठीक है ना। बच्चों को नहीं कहते कि फ्रिज को हाथ नहीं लगाना, तुम जाके आम नहीं खाना, टॉफी नहीं खानी, तो बच्चा कहता अच्छा फिर मैंने की दोगे, ਉਹਦੇ बदले च कई बार आइसक्रीम लाके दोगे, किधर बाहर जाओ। तो अब यहां पर ईरान कहता है भी आप हमारे एहसासे अनफ्रीज करके पैसे दें हमें, जो नुकसान आप हमें करवाया है, हमें हमें कॉम्पनसेट तो कराएं। तो ये वाले जो है इन इश्यूज के ऊपर ये पेचीदा इश्यूज है। डॉक्टर साहब दुरुस्त कहते हैं, इनमें से 70-80% इश्यूज के ऊपर रास्ते निकाल लिए गए हैं, लेकिन प्रॉक्सीज का जो मामला है वो अनरिजॉल्व्ड है, नंबर वन। और सबसे बड़ा वो ही इशू है। आप ना हुर्मस का भी कोई इशू नहीं है, देखिए खोल दिया ना कल, ईरान ने ऐलान किया, उन्होंने एकदम फील्ड मार्शल ने कहा क्या इशू होगा, अगर बाकी बाकी इश्यूज पे बात हो जाएगी ईरान वो भी खोल देगा। लेकिन बाकी इश्यूज के लिए भी फिर अब आता नहीं ना, अमेरिका अमेरिका को भी दिखाना है कि जी हमने कुछ ईरान को टाइट किया है, ये जंग हमने जीती है। ईरान ने अपनी आवाम को दिखाना है हमने जंग जीती है, गल्फ की रियासतों को दिखाना है, यूएई वालों को गल्फ दिखाना गल्फ के यूएई वालों का क्या बनेगा? देखिए जी, गल्फ और यूएई वालों को तो अपना उनका अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह हाफिज है, और फिर उसके बाद जो मुमलिकत खुदादाद है पाकिस्तान, उसके बाद वो उनकी फिर हाफिज बनेगी, उसकी वजह, और फिर हाफिज साहब उनके हाफिज बनेंगे। क्योंकि नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर अब मिडिल ईस्ट का, वो पाकिस्तान ही बनेगा। सऊदी अरेबिया का तो ऑलरेडी वो गारंटर बन गया है, आपके सामने ही है, नाज़रीन को पता है, मैं कोई हवाई बातें तो नहीं कर रहा। लेकिन यूएई कतर, के भी हम ही होंगे। देखिए यूएई की अभी मसला जो है, यूएई कहाँ जाएगा? अगर ईरान बच जाता है, उसकी डील हो जाती है, ईरान की रजीम नहीं गिरती, तो फिर क्या यूएई को बात करनी पड़ेगी ना। तो यूएई किसके थ्रू बात करेगा? यूएई बात करेगा पाकिस्तान के थ्रू बात करेगा, और किससे किसके थ्रू बात करेगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जेड़े मेरे कुल पैसे मंगे सन ना तू, 2.5-3 अरब डॉलर, ਉਹਦਾ ਤੇ पहले जरा जवाब दे। तो इंडिया भी है, वो उससे बात हो रही है, यूके भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यूके के ऊपर वो असर, वो इन्फ्लुएंस होगा। इंडिया का बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ईरान के साथ, चाबहार पोर्ट मिलके बना रहे थे। लोग भूल जाते हैं सारी बातें। कुलभूषण यादव जो है वो माशाल्लाह ईरान के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। ये जो बाकी भी सारे अलकायदा वाले और टीटी और ये तालिबान वाले भी, ये बी आपको बी याद एल होगा, बी एल ए वाले। और बीएलए वाले सारे, मतलब सारा सबको पता है। क्या दोहराएं इन बातों को, इस वक्त वो मजलूम है तो हम उनका साथ दे रहे हैं। मगर
मुजम्मिल साहब, ये जो इसराइल के साथ इंडिया ने जाकर खुल के मोदी ने उसकी गोद में बैठा है ना, ये हमले से पहले, हम्म। वो उसने परसेप्शन को यकसर बदल दिया है ईरानी स्टेट में और ईरानी अवाम में। पर आप देखें ना, एक एक राय तो उनके अमेरिका से तल्लुकात खराब थे, उन्होंने बेट किया कि इसराइल हमारे अमेरिका से तल्लुकात ठीक करा देगा। आप ये बेट कोई गलत बेट तो नहीं, नहीं ये है बेट नहीं था। ये? हाँ। नहीं, ये बेट नहीं है। हाँ। ये नजरियाती एक इशू था। नजरियाती इशू ये है कि भारत में जो इस वक्त डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, मोदी जी और उनके हवारी जिसके सरकर्दा लोग हैं, वो है हिंदुत्वा की। हिंदुत्वा एंटी मुस्लिम है। वो मुसलमान को और मुसलमानों को और वो इस्लाम को और उसके पैरवकार जो मुसलमान हैं उनको एक खतरा समझती है। हिंदुत्वा कहते हैं कि इन मुसलमानों ने हमारे ऊपर आके 1,000 साल हुकूमत की है। हमें डंडे लगा के तलवार के जोर से हमें कन्वर्ट करके करोड़ों लोगों को मुसलमान किया है। हमारा सारा रस्मो रिवाज, जबान, तहजीब, खाना पीना, मौसीकी, हर चीज के ऊपर असर किया है। और अब हमारे पास पाकिस्तान बना के हमें तोड़ भी दिया है। हम्म। इस्लाम के मुसलमानों के नाम पे ते पिछे साढ़े हस्ते 20 करोड़ मुसलमान और छड़ देते ने। ठीक है जी। हम्म। ये उनका ग्रीवेंस है। मोदी के दौर में ही ईरान के साथ चाबहार हो रहा था, ईरान के साथ सब कुछ हो रहा था, ईरानी तेल भी खरीदा जा रहा था, वेवर भी लिए जा रहे थे ईरान के लिए अमेरिका से। तो ये जो उन्होंने डंप किया है ना ईरान को, वो मुझे ये लगता है कि वो ट्रम्प के दबाव में वो इस चक्कर में आ गए कि हमें नेतन्याहू हमारी ट्रम्प से सुलह करा दे। नहीं, ये बिल्कुल एक फैक्टर था। टैरिफ्स के ऊपर अभी उनकी अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। हम्म। और ये और आपने देखा है कि अभी भी ट्रम्प का रवैया जो है इंडिया के साथ बेहतर नहीं हुआ। मगर देखें, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि वो एक आइडियोलॉजिकल एक चीज भी है कि जो इंडिया के अंदर, अगर आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, कि जो बीजेपी और आरएसएस का सपोर्टर है वो इसराइल का सपोर्टर भी है। और जो इसराइल के टैक्टिक्स जो इसराइल फलस्तीनियों के साथ करता है, गजा के ऊपर बमबारी करता है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो इंडिया में माकूल बीजेपी के लोग थे वो भी कह रहे थे कि इनके साथ वही करो जो गजा में किया है। हम्म। जाके पूरे मुल्क पे बॉम्बिंग कर दो, कारपेट बॉम्बिंग करके खत्म कर दो इनको। 60-70 हजार मुसलमान मारे ना गजा में बेचारे हम्म। फलस्तीनियों को। तो उन्हें कहा इतने भी मारो को 2-3 करोड़ तक खत्म करो, बम चला दो। ये सोच है मुजम्मिल साहब। इस वक्त हम एक बहुत खतरनाक स्टेज के ऊपर है पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि जो लोग इस चीज को का इदराक पाकिस्तान में जो हुकूमत के खिलाफ लोग हैं, या जो पाकिस्तान का मफाद नहीं समझते, उसको मुकद्दम नहीं रखते, वो ये चीज भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के स्टेक्स हैं कि ये ईरान के साथ कोई मामला तय हो, ईरान अगर टूटता है, हुकूमत गिरती है, तो इसराइल वहां पे आके बैठता है। और वो जब वहां पे बैठता है तो सबसे पहले वो पाकिस्तान को तोड़ेगा इंडिया के साथ मिलके। और वो बलूचिस्तान की जो शोरिश है उसको हवा देने का सबसे पहला काम होगा। इसलिए पाकिस्तान की सारी ये पाकिस्तान आर्मी क्यों एक्टिव हुई हुई है? सबसे बड़ी कैलकुलेशन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो है कि तेल और जो माशी मसाइल आएंगे। मगर ये जो है इंडिया इसराइल गठजोड़, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो कि उनकी पॉलिसी साज जो है फौज के अंदर टॉप कमांड में जिस तरह वो देखते हैं इसको, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं इससे 100% मुत्तफिक नहीं हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत एक्सट्रीम एक वो थेरी है। लेकिन 71 में जो हुआ था पाकिस्तान के बाद, उसके बाद से ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंतहाई चौकन्नी है और इंतहाई सेंसिटिव है इस मामले के ऊपर। जी। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी